Good morning, everyone. I'm Advocate Deepika Goyal, and I have been practicing law for the past 20 years. I have also served as an impaneled lawyer with All India Legal Aid Cell on Child Rights under Ministry of Women and Child Development. Today, we are going to talk about the Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention, Prohibition and Redressal Act 2013, जो कॉमन लैंग्वेज में पॉश एक्ट के नाम से जाना जाता है। हम इस एक्ट को समझेंगे एक सिंपल तरीके से, उन की टर्म्स के साथ जिन पर पूरा लॉ का फ्रेमवर्क डिपेंड करता है। ये हम रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ समझेंगे ताकि आप सिर्फ डेफिनेशंस ही नहीं, लॉ ही नहीं, बल्कि उनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी समझ सकें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आज का सेशन कैसे फ्लो करेगा। ये ट्रेनिंग 4 फेजेस में होगी। फर्स्ट वन इज़ उसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाई पॉश ट्रेनिंग इज़ एसेंशियल। हम समझेंगे कि आज के कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में पॉश अवेयरनेस क्यों ज़रूरी है और इसका कैसे इम्पैक्ट पड़ता है वर्क कल्चर को सेफ बनाने के लिए। सेकंड में हम लोग पॉश के बारे में जानेंगे, जिसमें हम कुछ की डेफिनेशंस जैसे कि एग्रीव वुमेन कौन होती है, सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या है और वर्क प्लेस क्या है उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि जब डेफिनेशंस क्लियर होती है तभी लॉ को सही तरीके से समझा जा सकता है। इन थर्ड फेज में हम लोग समझेंगे कि कंप्लेंट रिसीव होने से लेकर इंटरनल कमेटी की इंक्वायरी तक क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक एम्प्लॉयर की लीगल ड्यूटी तक उसका क्या प्रोसेस रहता है। एंड फेज़ 4 दैट इज़ लास्ट फेज़, उसमें हम समझेंगे कि यहाँ जेन्युइन विक्टिम की प्रोटेक्शन के साथ साथ मिसयूज़ के केसेस कैसे हैंडल किए जा सकते हैं। सेशन के एंड तक आप सिर्फ टेक्निकल थ्योरी नॉलेज ही नहीं बल्कि प्रैक्टिकल क्लैरिटी भी रख सकेंगे, जो आपको वर्क प्लेस को और सेफ और रिस्पेक्टफुल और डिग्निफाइड बनाने में हेल्प करेगा। सबसे पहले आते हैं कि पॉश ट्रेनिंग हर एम्प्लॉय के लिए क्यों ज़रूरी है, चाहे आप मेल हो या फीमेल। इसका मेन गोल है कि आपको एजुकेट करना कि क्या सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है और क्या नहीं, और कैसे एक वर्क प्लेस को सेफ और सिक्योर बनाया जा सकता है। फॉर मेल एम्प्लॉय ये अवेयरनेस आपको हेल्प करती है ये समझने में कि प्रोफेशनल बाउंड्रीज क्या होती हैं। कभी कभी एक कैजुअल जोक, फ्रेंडली जेस्चर या कॉम्प्लीमेंट भी किसी को अनकंफर्टेबल बना सकता है। यहाँ परसेप्शन बहुत मैटर करता है। ये ट्रेनिंग आपको डराने के लिए नहीं बल्कि क्लैरिटी देने के लिए है, ताकि आप प्रोफेशनल कंडक्ट मेंटेन कर सकें और अपने आप को फॉल्स एक्यूजेशन अगर कोई होता है तो उससे भी प्रोटेक्ट कर सकें। फॉर फीमेल एम्प्लॉयज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये ट्रेनिंग इक्वली इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कंप्लेंट फाइल करने एक सीरियस लीगल स्टेप है। इसका मिसयूज़ जेन्युइन विक्टिम के लिए बैरियर क्रिएट करता है। पॉश का असली मकसद है प्रोटेक्शन, और जब सब अपनी बाउंड्रीज समझ के काम करते हैं तो ही एक हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट बनता है। यहाँ पर आप डरने के लिए नहीं बल्कि काम करने के लिए आए हैं। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पॉश लॉ? हर लॉ के पीछे एक डीपर पर्पस होता है। पॉश एक्ट सिर्फ मिसकंडक्ट पनिश करने का लॉ नहीं है, ये एक प्रिवेंटिव, प्रोटेक्टिव और प्रोग्रेसिव फ्रेमवर्क है। इसके 3 मेन पिलर्स हैं। फर्स्ट इज प्रिवेंशन, अवेयरनेस क्रिएट करना, रेगुलर ट्रेनिंग कंडक्ट करना और स्ट्रॉन्ग एंटी हैरेसमेंट पॉलिसी बनाना। प्रिवेंशन का मतलब है कि प्रोएक्टिव स्टेप्स लेना बिफोर एनी इंसिडेंट हैपन। नेक्स्ट आता है प्रोहिबिशन। ये लॉ क्लियरली डिक्लेयर करता है कि वर्क प्लेस में सेक्सुअल हैरेसमेंट बिल्कुल इलीगल है और वॉयलेशन पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है। नाउ कम्स टू रिड्रेसल। इसमें इंटरनल कमेटी बनाई जाती है जो कि वर्क प्लेस पे बनाना मैंडेटरी है, जो कंप्लेंट्स को टाइम बाउंड और फेयर और कॉन्फिडेंशियल मैनर से हैंडल करती है। अगर एम्प्लॉयर इंटरनल कमेटी बनाने को इग्नोर करता है तो उस पर पेनल्टी भी लग सकती है। ऑल दिस ऑब्जेक्टिव इज टू मेक द लॉ मोर इफेक्टिव।
राइट। नाउ कम्स टू व्हाट इज अ की डेफिनेशन। लॉ है क्या? लॉ समझने का पहला स्टेप होता है कि उसके टर्म्स और डेफिनेशंस को क्लियर करना। पॉश एक्ट में सेक्सुअल हैरेसमेंट, वर्क प्लेस और एग्री वुमेन की डेफिनेशन डिसाइड करती है कि किस सिचुएशन में कंप्लेन की जा सकती है और किस जगह पर ये लॉ अप्लाई नहीं होता। अगर ये बेसिक्स क्लियर नहीं है तो लॉ का सही इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकता। So let's understand what is the key definitions on which this law is based. So सबसे पहले आता है सेक्सुअल हैरेसमेंट। सेक्सुअल हैरेसमेंट होता क्या है? सेक्सुअल हैरेसमेंट का मतलब है कि कोई भी अनवेलकम एक्ट, चाहे फिजिकल हो, वर्बल हो या नॉन वर्बल, जैसे कि फिजिकल कांटेक्ट करना, एडवांसेस विदाउट कंसेंट, या फिर सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क करना, पोर्नोग्राफी दिखाना या सजेस्टिव जेस्चर्स करना, ये सब सेक्सुअल हैरेसमेंट में आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक फेमस केस में, दैट इज अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल वर्सेस ए.के. चोपड़ा में कहा है कि हैरेसमेंट सिर्फ फिजिकल कांटेक्ट तक ही लिमिटेड नहीं है। अगर इंटेंट सेक्सुअल है और विक्टिम अनकंफर्टेबल फील करे तो ये हैरेसमेंट नॉन फिजिकल भी हो सकता है। मीन्स किसी को अगर कमेंट किया गया सेक्सुअल, उसमें बेबी एंड बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो नहीं बुलाने चाहिए और वो बुलाया, तो दैट इज ऑल्सो अमाउंट एज अ हैरेसमेंट। लेकिन यहाँ पर जो मेन पॉइंट है वो है अनवेलकम। अनवेलकम बिहेवियर का मतलब है कि जो कंडक्ट रिसिपेंट की मर्जी के बिना हो और उसे डिस्ट्रेस क्रिएट करे। अगर वो मर्जी के साथ हो रहा है और वो बाद में आके सेक्सुअल हैरेसमेंट क्लेम करती है, दैट विल नॉट अमाउंट एज अ सेक्सुअल हैरेसमेंट। नेक्स्ट आता है कि पॉश एक्ट में स्पेसिफिक सिचुएशंस क्लियरली मेंशन की गई है जहां सेक्सुअल हैरेसमेंट माना जाता है, चाहे कोई फिजिकल टच हुआ हो या ना हुआ हो। ये लिस्ट इसलिए दी गई है ताकि वर्क प्लेस में कोई एम्बिगिटी ना रहे और हर एम्प्लॉय को क्लियरली अंडरस्टैंडिंग हो कि कौन से एक्शन लॉ के अंडर हैरेसमेंट की कैटेगरी में आते हैं और कौन से नहीं। पहला सिचुएशन है प्रॉमिस ऑफ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। इसका मतलब है कि अगर कोई सीनियर अपनी सीनियरिटी का फ़ायदा उठाकर उसे मिसयूज़ करके सेक्सुअल फेवर के बदले प्रोफेशनल बेनिफिट ऑफर करे। जैसे कहना, अगर तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगे तो आपका अप्रेजल होगा, तो दैट इज़ लाइक अ प्रॉमिस ऑफ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। मतलब प्रेफरेंस दिया जा रहा है उसको, लेकिन किसके बदले? एक सेक्सुअल फेवर के बदले। तो चाहे ये बात ओपनली बोली जाए या इनडायरेक्टली इम्प्लाई की जाए, दोनों सिचुएशन में ऑफेंस के अंडर आती है। ये जो मैंने आपको इलस्ट्रेशन दिया है, दिस इज केस, मतलब रियल लाइफ केस, डॉक्टर पुनीता सोदी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये कोर्ट ने क्लियर किया है कि इम्प्लाइड प्रॉमिस और सेक्सुअल फेवर भी हैरेसमेंट के स्कोप में आते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन है थ्रेट ऑफ डेट्रीमेंटल ट्रीटमेंट। ये तब होता है जब रिफ्यूज़ल पर काम में नुकसान पहुंचाने की धमकी दी जाए। जैसे कहना कि अगर आप सेक्सुअल फेवर्स नहीं दोगे तो आपको प्रोजेक्ट से हटा दिया जाएगा। यहाँ सेक्सुअल फेवर से इनकार डायरेक्टली प्रोफेशनल कॉन्सिक्वेंस से लिंक करता है। अगेन एक फेमस केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर ऐसा थ्रेट सेक्सुअल कंडक्ट से कनेक्टेड है तो ये क्लियर हैरेसमेंट होगा। द केस नेम वाज शांता कुमार वर्सेस CSIR। अगर किसी को सर्च करना है तो। थर्ड सिचुएशन है थ्रेट अबाउट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। मतलब जब किसी को जॉब लूज करने, डिमोशन या कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने की धमकी दी जाए सेक्सुअल फेवर्स के बदले, ऑब्वियसली, तो यह पॉश का वायलेशन है। मतलब ये अगेन सुप्रीम कोर्ट ने एक फेमस केस में कहा है, दैट इज विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, कि ऐसे जो थ्रेट्स होते हैं वो आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी के वायलेशन के रूप में भी ट्रीट किए जाते हैं। और फोर्थ सिचुएशन है ह्यूमिलेटिंग ट्रीटमेंट अफेक्टिंग हेल्थ एंड सेफ्टी। इसमें हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करना शामिल है, जहां कांस्टेंट ह्यूमिलेशन, टॉन्ट्स या डेरोगेटरी रिमार्क्स किसी एम्प्लॉय की मेंटल या फिजिकल हेल्थ को डैमेज करते हैं
इसमें फिजिकल कांटेक्ट होना ज़रूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने मेधा कोटवाल लेले वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये कहा है कि हॉस्टल एनवायरनमेंट भी हैरेसमेंट के स्कोप में आता है, इवन विदाउट एनी फिजिकल एक्ट। इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है कि पॉश एक्ट में एक क्लियर चेकलिस्ट दिया है। अगर किसी का बिहेवियर इनमें से किसी भी कैटेगरी में फिट होता है, चाहे इंटेंट ओपन हो या हिडन हो, वो पॉश एक्ट के अंडर लायबल होगा। पर इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इन सब जो कैटेगरीज बताई गई हैं, इसमें सेक्सुअल इंटेंट होना ज़रूरी है। हर एम्प्लॉय और एम्प्लॉय को ये क्लैरिटी होनी चाहिए ताकि प्रिवेंशन और रिड्रेसल दोनों इफेक्टिव हो सकें। नेक्स्ट आता है व्हाट इज नॉट सेक्सुअल हैरेसमेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक बहुत इंपॉर्टेंट मिसकंसेप्शन क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि पॉश एक्ट का मकसद किसी को पनिश करना नहीं, बल्कि जेन्युइन विक्टिम को प्रोटेक्शन देना है। हर अनकंफर्टेबल या अनप्लेजेंट वर्क रिलेटेड इंसिडेंट ऑटोमेटिकली सेक्सुअल हैरेसमेंट के स्कोप में नहीं आता। लॉ का कोर प्रिंसिपल यह है कि किसी भी एक्ट को हैरेसमेंट तभी माना जाएगा जब उसमें सेक्सुअल नेचर हो या सेक्सुअल इंटेंट हो या वो अनवेलकम हो। अगर इंटेंट प्रोफेशनल है तो वो हैरेसमेंट नहीं माना जाएगा। लेट्स अंडरस्टैंड विद सम एग्जांपल्स। मान लीजिए एक मैनेजर अपनी टीम को स्ट्रिक्ट डेडलाइन देता है या परफॉर्मेंस फीडबैक देता है। अगर ये प्रोफेशनल टोन में और काम से रिलेटेड है और इसमें सेक्सुअल इंटेंट नहीं है तो ये हैरेसमेंट माना ही नहीं जाएगा। वैसे ही अगर ऑफिस लिफ्ट में या क्राउड कॉरिडोर में किसी ने एक्सीडेंटली ब्रश कर दिया या टच हो गया बिना किसी सेक्सुअल जेस्चर या रिमार्क के, तो वो पॉश एक्ट के अंडर ऑफेंस नहीं बनेगा। प्रोफेशनल कॉम्प्लीमेंट जैसे गुड जॉब या वेल डन, या फिर जब कोई आपकी परफॉर्मेंस के लिए आपको कोई तारीफ करे या अपीयरेंस से रिलेटेड जो ऑफिस अपीयरेंस है उससे रिलेटेड कुछ बोला जाए, तो ये भी हैरेसमेंट की कैटेगरी में नहीं आता। कभी कभी अर्जेंट ऑफिशियल काम के लिए लेट आवर्स में कॉल या मैसेज आना नेसेसरी हो जाता है। जब तक वो काम से रिलेटेड हो और इनएप्रोप्रिएट टोन में ना हो तो वो सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं माना जाता। कोर्ट डिसीजंस भी इसी बात को रिनफोर्स करता है। केपी अनिल राज वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में केरला हाई कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है कि अनवांटेड टच हैरेसमेंट नहीं होता, सेक्सुअल इंटेंट का प्रूफ करना ज़रूरी है। सेम विजय कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है कि प्रोफेशनल क्रिटिसाइज करना या स्ट्रिक्ट सुपरविजन को हैरेसमेंट नहीं माना जाएगा जब तक उसमें सेक्सुअल ओवरटोन या ह्यूमिलेशन का एलिमेंट ना हो। और विश्वनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया है कि एक्सीडेंटल कांटेक्ट बिना किसी सेक्सुअल इंटेंट के सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं माना जाता। इसलिए पॉश एक्ट का सही इम्प्लीमेंटेशन तभी पॉसिबल है जब हम हैरेसमेंट और नॉन हैरेसमेंट सिचुएशन को क्लियरली समझेंगे। हर सिचुएशन में कॉन्टेस्ट, इंटेंट और कंडक्ट का नेचर इवैल्यूएट करना बहुत ज़रूरी है। अगर सेक्सुअल इंटेंट नहीं है तो पॉश एक्ट का स्कोप भी नहीं है। और याद रखिए, लॉ का मिसयूज़ ना हो ये इंश्योर करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना जेन्युइन कंप्लेंट्स का रिड्रेसल करना। और अगर आप मैलिशियस कंप्लेंट करते हैं तो उसमें भी पनिशमेंट होता है, विच वी विल डिस्कस फर्दर। नाउ कम्स टू व्हाट इज वर्क प्लेस। वर्क प्लेस क्या है अंडर दिस पॉश एक्ट, किसको वर्क प्लेस माना जाएगा? तो पॉश एक्ट का स्कोप सिर्फ ऑफिस डेस्क तक नहीं है। वर्क प्लेस का मतलब है ऑफिस प्रमाइसेस, क्लाइंट साइट्स, कॉन्फ्रेंसेस, बिजनेस मीटिंग, ऑफिस टूर्स, ऑफिस पार्टीज, ऑनलाइन मीटिंग्स, बेसिकली कोई भी जगह जहां आप ऑफिशियली कैपेसिटी में प्रेजेंट हो वो जो है माना जाएगा वर्क प्लेस। यहाँ पर कोर्ट ने इन अ फेमस केस सौरभ कुमार मलिक वर्सेस सीएजी ऑफ इंडिया में कहा है कि ऑफ साइट ट्रेनिंग प्रोग्राम भी वर्क प्लेस की डेफिनेशन में ही आता है। सेम अगर कोई पार्टीज
ऑफिस ने ऑर्गेनाइज की है, दैट विल ऑल्सो कम अंडर दिस वर्क प्लेस, बिकॉज वो आप वहाँ पर इसलिए हैं क्योंकि आप काम करते हैं, चाहे आप वहाँ पर काम उस समय नहीं कर रहे हों। देन आता है व्हाट इज एग्रीव वुमेन। एग्रीव वुमेन कौन होती है? पॉश एक्ट के अंडर एग्रीव वुमेन का मतलब है कोई भी वुमेन, चाहे परमानेंट स्टाफ हो, टेम्परेरी एम्प्लॉय हो, इंटर्न हो या ट्रेनी हो, पेड हो या अनपेड हो, कंसल्टेंट हो, वॉलंटियर हो या कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, वो सभी एग्रीव वुमेन में आती हैं। सो अगेन अब आता है कि एम्प्लॉयर की ऑब्लिगेशंस क्या क्या होती हैं, एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। पॉश एक्ट 2013 के अंडर हर एम्प्लॉयर की लीगल ड्यूटी है कि वो अपना वर्क प्लेस सेफ और हैरेसमेंट फ्री बनाए, और यह सिर्फ पॉलिसी बना देना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि एक इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत ज़रूरी होता है। So now comes to what is the obligations, what are the duties of employer. So first of all है कि पॉश पॉलिसी बनाना। सबसे पहला स्टेप है कि एक क्लियर और वेल ड्राफ्टेड पॉश पॉलिसी बनाना। ये पॉलिसी सिर्फ एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट नहीं होती, ये एक लीगली रिक्वायर्ड फ्रेमवर्क है जो आपके वर्क प्लेस में प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन और रिड्रेसल का बेस बनाती है। इस पॉलिसी में कुछ चीज़ें मैंडेटरी होनी चाहिए। सबसे पहले ये क्लियरली स्टेट होना चाहिए कि सेक्सुअल हैरेसमेंट स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, और ऑर्गेनाइजेशन में इसका किसी भी तरह से अगर कोई करता है तो वो टॉलरेट नहीं किया जाएगा। दैट इज़ अ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी प्रिंसिपल भी फॉलो होना चाहिए। तीसरा, अगर कोई वॉल्यूशन होता है तो उसके क्लियर कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे वो भी उसमें मेंशन होने चाहिए। देन उसमें कंप्लेंट रिड्रेसल टाइम बाउंड होगा और उसके क्या क्या प्रोविजंस होंगे वो भी मेंशन होने चाहिए। और फिफ्थ है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मेधा कोटवाल लेले वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ने में ये क्लियरली लिखा है कि विशाखा गाइडलाइंस का वॉयलेशन या पॉलिसी का एब्सेंस एक स्टैट्यूटरी ड्यूटी का ब्रीच है। कोर्ट ने स्ट्रिक्ट कहा है कि कंप्लाइंस ऑप्शनल नहीं है, हर ऑर्गेनाइजेशन को पॉलिसी बनानी, इम्प्लीमेंट करनी और एम्प्लॉयज़ तक कम्युनिकेट करना कंपलसरी है। सेकेंड आता है इंटरनल कमेटी बनाना, राइट। सो ये इंटरनल कमेटी हैरेसमेंट कंप्लेंट का रिड्रेसल मैकेनिज्म होता है। इसके लिए इसका सही तरीके से फॉर्मेशन बहुत क्रिटिकल है। लॉ के मुताबिक इंटरनल कमेटी में एक प्रेसिडाइंग ऑफिसर होना चाहिए जो एक सीनियर वुमेन एम्प्लॉय होती है, ताकि विक्टिम को कंफर्ट और ट्रस्ट फील हो। देन उसमें 2 मेंबर्स जो होने चाहिए वो आपके ऑर्गेनाइजेशन से होना चाहिए, और इसके अलावा एक एक्सटर्नल मेंबर होना मैंडेटरी है जो वुमेन राइट या सोशल वर्क में एक्सपीरियंस रखता हो। ये एक्सटर्नल मेंबर इम्पार्शियलिटी और इंडिपेंडेंट पर्सपेक्टिव इंश्योर करता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने शांता कुमार वर्सेस CSIR में ये क्लैरिफिकेशन दी है कि अगर इंटरनल कमेटी का फॉर्मेशन लॉ के अकॉर्डिंग नहीं हुआ है तो पूरा इंक्वायरी प्रोसेस नल एंड वॉइड होगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपने कंप्लेंट का इंक्वायरी किया होगा, लेकिन अगर कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट के मुताबिक नहीं है तो लीगली वो इंक्वायरी काम का नहीं होगा। इसलिए इंटरनल कमेटी का प्रॉपर फॉर्मेशन सिर्फ कॉम्प्लाइंस का मैटर नहीं, बल्कि पूरा रिड्रेसल सिस्टम की क्रेडिबिलिटी है। देन आता है अवेयरनेस और ट्रेनिंग कराना। पॉश एक्ट कहता है कि हैरेसमेंट को प्रिवेंट करने का सबसे इफेक्टिव तरीका है अवेयरनेस और एजुकेशन। इसलिए लॉ के अंडर हर एम्प्लॉयर को रेगुलर वर्कशॉप और अवेयरनेस सेशन कंडक्ट कराना कंपलसरी है। ये ट्रेनिंग सिर्फ एक लेवल के नहीं होती, बल्कि हर एम्प्लॉय के लिए होती है, चाहे वो जूनियर स्टाफ हो, सीनियर मैनेजमेंट हो या फिर कोई भी मेंबर जो भी एसोसिएटेड है विद ऑफिस। सो हर ग्रुप के लिए कंटेंट कस्टमाइज होना चाहिए ताकि उनकी रोल स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर हो सके। सो IC मेंबर के कॉन्टैक्ट डिटेल्स और कंप्लेंट फाइलिंग का प्रोसेस मेंशन करना, और ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं बल्कि एम्प्लॉयज़ के लिए एक कांस्टेंट रिमाइंडर होता है कि हैरेसमेंट टॉलरेट नहीं किया जाएगा और उनके पास लीगल रेमेडी अवेलेबल है।
नेक्स्ट आता है एनुअल रिपोर्टिंग करना, विच मीन्स दैट सेक्शन 21 में इंटरनल कमेटी का एक इम्पॉर्टेंट कंप्लायंस रिक्वायरमेंट होता है एनुअल रिपोर्टिंग। हर साल आईसी को अपने साल भर के काम का डिटेल एनुअल रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को सबमिट करना होता है। दिस इज ऑल्सो अ मैंडेटरी कंप्लायंस। फिर हम बात करते हैं कि कंप्लेंट और रिड्रेसल प्रोसेस किस तरह से होता है। सो पॉश एक्ट के अंदर ये पूरा प्रोसेस डिफाइंड है। सबसे पहले सेक्शन 9 कहता है कि विक्टिम अपनी कंप्लेंट रिटन फॉर्म में देगा इंटरनल कमेटी को अगर कुछ ऐसा सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, और ये कंप्लेंट इंसिडेंट के 3 मंथ्स के अंदर अंदर फाइल होनी चाहिए। अगर हैरेसमेंट एक सीरीज ऑफ इंसिडेंट का पार्ट है तो लास्ट इंसिडेंट के 3 मंथ्स के अंदर कंप्लेंट देना ज़रूरी है। फिर उसके बाद जैसे ही वो कंप्लेंट रिसीव हो जाती है जिसमें इंटरनल कमेटी को इम्पार्शियल इंक्वायरी करनी है, इस इंक्वायरी में दोनों पार्टीज़ का वर्जन दिया जाता है। ये सब पार्ट है इंटरनल कमेटी का, उनके एविडेंस एग्जामिन किए जाते हैं और रिलेवेंट विटनेस का टेस्टिमनी रिकॉर्ड किया जाता है। इन्वेस्टिगेशन के बाद इंटरनल कमेटी अपनी रिकमेंडेशन एम्प्लॉयर को देता है, मतलब जो भी उसकी रिकमेंडेशन होती है, मतलब जैसे कि अगर अपॉलॉजी रिटन अपॉलॉजी करनी है या ऑफेंडर की डोमिनेशन करनी है या मॉनेटरी कंपनसेशन अवार्ड करना है, ये सब रिकमेंडेशन आईसी कमेटी देता है एम्प्लॉयर को। सो इस प्रोसेस के दौरान कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना भी मैंडेटरी होता है। अगर उसका वायलेशन होता है तो वो उस पर आप पेनल्टी लगती है एंड दैट इज पनिशेबल। So all these are the process of इंक्वायरी कि कितने कितने दिन में कंप्लेंट फाइल होती है, फिर उसके बाद कैसे रिस्पोंडेंट अपना जवाब देता है, कैसे कैसे विटनेसेस अपने एविडेंसेस देते हैं, ये सब के सब ये पार्ट है इंटरनल कमेटी की इंक्वायरी का। सबसे बड़ी बात है कि पॉश एक्ट में कॉन्फिडेंशियलिटी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि कोई भी जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो पब्लिकली नहीं होनी चाहिए। अब आता है कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमने लास्ट डिस्कस किया था, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का। मतलब अगर कोई जानबूझकर गलत कंप्लेंट फाइल करता है ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, ये जानते हुए भी कि ये सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं है, पर वो फिर भी इस कंप्लेंट को फाइल करता है, तो उस केस में क्या होता है। जैसे कि हम लोगों ने बताया कि पॉश एक्ट का मेन पर्पस है जेन्युइन विक्टिम को प्रोटेक्ट करना, लेकिन जैसे हर लॉ का मिसयूज हो सकता है, यहाँ भी मिसयूज का रिस्क है। कभी कभी कोई पर्सन अपने पर्सन ग्रजेस बदला लेने या किसी को बदनाम करने के लिए या अपना कोई बेनिफिट लेने के लिए फॉल्स कंप्लेंट फाइल करता है। इससे सिर्फ एक्यूज की रेपुटेशन डैमेज नहीं होती, बल्कि जेन्युइन विक्टिम की क्रेडिबिलिटी पे भी इफेक्ट आता है। पॉश एक्ट में सेक्शन 14 में क्लियर लिखा है कि अगर इंटरनल कमेटी को लगता है कि कंप्लेंट इंटेंशनली फॉल्स है तो वो डिसिप्लिनरी एक्शन रिकमेंड कर सकती है, और इसमें वो सारी पनिशमेंट जो रिस्पोंडेंट को मिल सकती थी जब उसने एलिगेशन लगाया था, तो इस केस में भी मैलिशियस प्रोसिक्यूशन में लग सकता है। विजय श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये क्लियरली कहा है कि फैब्रिकेटेड एलिगेशन के केस में कंप्लेनेंट के खिलाफ एक्शन लेना जस्टिफाइड है। इसी तरह रुचिका सिंह छाबरा वर्सेस एयर फ्रांस इंडिया में दिल्ली हाई कोर्ट ने एम्प्लॉयर को अलाउ किया कि वो फॉल्स कंप्लेंट की फाइल करने वाले एम्प्लॉय के खिलाफ स्ट्रॉन्ग एक्शन ले। लेसन सिंपल है, लॉ का बैलेंस मेंटेन करना ज़रूरी है। जेन्युइन विक्टिम को फुल प्रोटेक्शन, लेकिन फॉल्स एलिगेशन को डिस्करेज करना इक्वली इम्पॉर्टेंट है। नाउ अब सवाल उठता है कि अगर एक फॉल्स पॉश कंप्लेंट की गई है तो आपके पास कौन से लीगल रेमेडीज़ हैं। सबसे पहले क्रिमिनल रेमेडीज़ की बात करते हैं। पॉश एक्ट के सेक्शन 14 के अंदर अगर मैलिशियस इंटेंट प्रूव हो जाए तो एम्प्लॉयर कंप्लेनेंट के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकता है। इसके अलावा IPC which is also like BNS right now में सेक्शन 221
211 में फॉल्स क्रिमिनल चार्ज लगाने के लिए 7 ईयर्स तक की जेल या फाइन का भी प्रोविजन है। इसके अलावा डिफेमेशन के केस में 2 साल की सज़ा भी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रीति गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड में वार्निंग दी थी कि फॉल्स कंप्लेंट का मिसयूज ना हो, इसलिए हर केस में बैलेंस अप्रोच लेना बहुत ज़रूरी है। सिविल रेमेडीज़ में आप सिविल कोर्ट में टॉर्ट ऑफ मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस फाइल कर सकते हैं। अगेन कोर्ट ने ये क्लैरिफाई किया है कि मैलिशियस प्रोसिक्यूशन तभी प्रूव होता है कि जब कंप्लेनेंट विदाउट रीजनेबल कॉजेज और मैलिस के साथ शुरू की गई हो। कुछ केस में कोर्ट ने कंप्लेनेंट को डैमेजेस पे करने का भी ऑर्डर दिया है। इसमें डिफरेंट पॉइंट्स हैं कि किस तरह से मैलिशियस प्रोसिक्यूशन प्रूफ किया जा सकता है। इन लास्ट पॉश एक्ट का असली मकसद है प्रिवेंट करना, इक्वलिटी प्रमोट करना और हर प्रोफेशनल स्पेस में डिग्निटी प्रोटेक्ट करना, सेफ वर्क प्लेस बनाना की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ HR या एम्प्लॉयर की नहीं होती, बल्कि हर एम्प्लॉय की ड्यूटी होती है। रिस्पेक्ट इज़ नॉन नेगोशिएबल और अवेयरनेस हमारा पहला स्टेप है इस गोल की तरफ। जब हर एम्प्लॉय अपनी अपनी बाउंड्रीज समझकर दूसरों की बाउंड्रीज का रिस्पेक्ट करेगा, तभी हम एक ट्रूली हैरेसमेंट फ्री वर्क प्लेस क्रिएट कर सकेंगे। थैंक यू।